उर्दू पेडागोजी के कुछ सवालात जो कि कर्नाटक टेट में पूछे जा चुके हैं और सीटेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि गोयाई की महारत का अव्वलीन मकसद क्या है, यानी कि स्पीकिंग स्किल का मकसद क्या है। क्या बोल चाल और सही ज़बान का इस्तेमाल है, सलासत और रवानी के साथ बोलना है, शुस्ता गुफ्तगू करना है, या फिर अपने ख़यालात जज्बात और एहसासात का इजहार करना है। तो स्पीकिंग स्किल का मतलब क्या हुआ। स्पीकिंग स्किल का जो मकसद है वो ये है कि जो कुछ भी आइडियाज़ फीलिंग्स हमारे अंदर हैं उनको हम एक्सप्रेस करके दूसरों तक पहुंचा दें, यानी कि अपने ख़यालात जज्बात और एहसासात का इजहार करना ही गोयाई की महारत का अव्वलीन मकसद है। अगला सवाल कि इब्तदाई और वस्तानवी जमातों में कदर पैमाई का राइजुल वक्त तरीका। एलिमेंट्री और जूनियर लेवल में इवेलुएशन का जो प्रेजेंट टाइम मेथड है वो क्या है। क्या तश्कीली कद्र पैमाई है, मुसलसल व जामे कद्र पैमाई है, मजमूई कद्र पैमाई या फिर तहरीरी कद्र पैमाई है। तो इस वक्त एलिमेंट्री लेवल में और जूनियर लेवल में इवेलुएशन का जो मेथड आम है वो है मुसलसल वो जामे अंदाज़ा कद्र, जिसको हम लोग CCE के नाम से जानते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन, जिसको सतत और व्यापक मूल्यांकन हिंदी में कहा जाता है। अगला सवाल कि जूद खानी से मुराद क्या है। तो जूद मतलब होता है जल्दी, यानी कि तेज़ रफ्तार से। तो जूद खानी से मुराद है तेज़ रफ्तार से पढ़ना। अगला सवाल कि समई व बसरी वसाइल की बेहतरीन मिसाल। समई व बसरी वसाइल किसे कहते हैं। अंग्रेज़ी में ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे हम जानकारी को देख भी सकें और देखने के साथ साथ जानकारियां हम सुन भी सकें, यानी कि जिसमें हमारी आँख और कान दोनों इस्तेमाल हो, उस अशिया को समई व बसरी अशिया कहते हैं। तो ग्रामोफोन और रेडियो में सिर्फ कान का इस्तेमाल होता है, रेडियो टेप रिकॉर्डर में भी सिर्फ कान का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेलीविज़न में हम देखते भी हैं और इससे आवाज़ भी सुनते हैं। तो इसलिए टेलीविज़न और फिल्म समई व बसरी वसाइल की बेहतरीन मिसाल हो जाएगी। अगला सवाल कि 5वीं जमात के तलबा के लिए गोयाई की अकल तरीन इक्तिसाबी सलाहियत क्या होगी। स्पीकिंग स्किल की सबसे कम सलाहियत इन चारों में से किससे बढ़ेगी। आसान और सादा जुमले दोहराने से। आसान और सादा जुमले जोड़ाएंगे तो आप बोलेंगे। आप चारों ऑप्शन में ये देखिए कि सबसे कम आप किस ऑप्शन में बोल पा रहे हैं, तो वही आपका अकल तरीन इक्तिसाबी सलाहियत होगी। पहला है आसान और सादा जुमले दोहराना, छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस आप दोहरा रहे हैं। दूसरा, रस्मी और गैर रस्मी मौक़ों पर मुनासिब ज़बान का इस्तेमाल करना, आप यहाँ पे भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। आसान गीतों और नज़मों की जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ इज्तिमाई नगमा सराई करना, यानी कि आप पोएम्स को क्या कर रहे हैं, एक्टिंग करते हुए एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं। या फिर आसान सवालात के जवाबात हाँ या ना में देना, सिर्फ हाँ या ना आप बोल रहे हैं तो आप सबसे कम ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5वीं जमात के तलबा के लिए गोयाई की जो अकल तरीन इक्तिसाबी सलाहियत है वो आसान सवालात के जवाब हाँ या ना में देना है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि कवायद की तदरीस के दौरान इस्तिखराजी मेथड पर इस्तिकराई तरीका को तरजीह दी जाती है, क्यों। जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप डिडक्टिव मेथड से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इंडक्टिव मेथड पर, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या इंडक्टिव मेथड यानी कि इस्तिकराई तरीका जो है आसान तरीका है, या फिर ये रटने पर जोर देता है, या फिर इस तरीके में ज़बान व अदब की मिसाल दी जाती है और मिसालों के बाद तफहीम कराई जाती है, या फिर इस तरीके में इस्तिलाहों की मानवियत कराई जाती है। तो दोस्तों, जब भी ग्रामर पढ़ाने की बात आए तो ग्रामर पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड है आपका इंडक्टिव मेथड है। हिंदी में इसे कहते हैं आगमन विधि।
आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं और फिर एग्जाम्पल से ही रूल बच्चों को सिखा देते हैं। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए हम इसीलिए इस्तिखराजी तरीका के बजाय इस्तिकराई तरीका को तरजीह देते हैं, क्योंकि इस तरीके में ज़बान व अदब की पहले मिसाल दी जाती है और मिसालों के बाद तफहीम कराई जाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि इब्तदाई जमातों में ख्वानदगी की तदरीस यानी कि रीडिंग की जो आपकी टीचिंग है उसके लिए कौन सी एक्टिविटी सरगर्मी सबसे अहम है, सरसरी मुतालिया, सरी मुतालिया, खामोश खानी या फिर बुलंद खानी। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बुलंद खानी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए बुलंद खानी सबसे अहम सरगर्मी है। अगला सवाल की इब्तदाई जमातों में मुअल्लिम जाल, जे, राद, से, सीन, स्वाद जैसे हरूफ रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को तलबा से पढ़ने की मशक करवाता है। जैसे कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसमें एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होने वाले अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे लजीज, मान लीजिए ये लफ्ज़ है, इसमें जाल आ रहा है, ठीक है। रम्ज़, ठीक है, रम्ज़ मान लीजिए इसमें जे आ गया, ठीक है। और जैसे आपका और भी कोई एग्जाम्पल है, ज़ाद है, ज़ाद से मैं आपका जम कर दे रहा हूँ, ठीक है, जम। तो यहाँ पे देखिए एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन सबका है, ठीक है, जाल का, जे का और राद का, और इसी तरह से का, सीन का और साद का, इसका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है। टीचर क्या कर रहा है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को ज़ोर दे रहा है। ऐसे अल्फाज जिसमें ये हरूफ हैं उनकी मश्क करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, तलबा एराब का सही इस्तेमाल कर सके इसलिए, तलबा में बुलंद खाने की सलाहियत उजागर कर सके इसलिए, या फिर तलबा में गोयाई की, स्पीकिंग स्किल की जो महारत है उसको डेवलप कर सके, या फिर तलबा में सूती नक्श को, जो फोनेटिक प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जा सके। तो एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड की प्रैक्टिस टीचर करवा रहा है, तो वो तलबा में जो सूती नक्श है ना उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि माहिरीन तालीम खामोश खानी का आगाज़ इस जमात से करवाने की सिफारिश करते हैं। किस जमात से, तीसरी जमात से साइलेंट रीडिंग बच्चों को करानी चाहिए, ऐसा माहिरीन तालीम का मानना है। अगला सवाल कि तलबा की इदराकी या तफहीमी सतह की जांच इस सरगर्मी के ज़रिए की जा सकती है। आप बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है उसको चेक किस एक्टिविटी के तहत करेंगे। पहला है बुलंद खानी के ज़रिए, दूसरा साबिका मालूमात जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बुनियाद पर क्वेश्चन करके, या फिर तलबा के लिखे हुए तहरीरी नमूनों के, बच्चों ने जो कुछ भी लिखा है आप उस नमूने की मदद से बच्चों की इदराकी या तफहीमी सतह की जांच करेंगे, या फिर मुतालिया के लिए मजमून देकर या कहानी देकर उससे मुताल्लिक सवाल पूछेंगे। तो अगर आपको बच्चों की इदराकी या तफहीमी सतह की जांच करना है तो आप बच्चों को पहले कोई टॉपिक दे दीजिए, कोई छोटी सी कहानी दे दीजिए, कोई नज़्म दे दीजिए या फिर कोई मजमून दे दीजिए और कहिए बच्चों इसको पढ़ो ध्यान से। जब बच्चे ने पढ़ लिया, उसको समझा है कि नहीं समझा, ये जानने के लिए आप बच्चे से सवालात करेंगे। जैसे मान लीजिए कछुआ और खरगोश की कहानी आपने बच्चे से कही कि पढ़ो, बच्चे ने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी। अब आप चेक करना चाहते कि बच्चे ने इस कहानी को समझा कि नहीं, तो आप पूछेंगे और जब बताओ कछुआ और खरगोश में तेज़ कौन दौड़ता था, तो बच्चा अगर बता दे कि खरगोश तेज़ दौड़ता था तो इसका मतलब उसने समझा है। आप फिर से पूछे कि कछुआ और खरगोश में रेस किसने जीती। अगर बच्चा बता दे कि खरगोश ने नहीं बल्कि कछुए ने रेस जीती तो इसका मतलब बच्चे ने कहानी को सही से पढ़ा है। इससे हम बच्चे की इदराकी या तफहीमी सतह की जांच कर सकते हैं। आप उससे फिर क्वेश्चन करते हैं, अच्छा बताओ कछुआ धीरे दौड़ रहा था, खरगोश तेज़ दौड़ रहा था, फिर भी कछुआ कैसे जीत गया रेस। तो बच्चा बताएगा कि खरगोश एक जगह आराम करने लगा था और उसे नींद आ गई थी, इस तरह से कछुआ जीत गया।
तो इस तरह से हम बच्चे की इदराकी या तफहीमी सतह की जांच कर सकते हैं मुतालिया के लिए मजमून या कहानी देकर और उससे मुतल्लिक सवालात पूछकर। अगर बच्चा कहानी से मुतल्लिक सवालात का जवाब सही दे रहा है तो हम उसकी तफहीमी सलाहियत और तफहीमी सतह की जांच कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि 5वीं के तलबा के लिए कवायद पढ़ा रहे हूँ तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। अभी मैंने बताया कवायद पढ़ाने के लिए बेस्ड मेथड, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि यानी कि इस्तिक़राई तरीका है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। दरसी किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए। किताब का कागज़ उम्दा हो, किताब जाज़िब नज़र हो, अट्रैक्टिव हो, या फिर रंगीन तस्वीर हो, या फिर किताब मरकज़ तदरीस हो। तो दरसी किताब की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए कि जो तदरीस का मकसद है वो किताब के तहत पूरा होता हो, यानी कि किताब मरकज़ तदरीस हो। तो डी वाला ऑप्शन सही है। ज़बान की तदरीसी महारतों की सही तरतीब, लैंग्वेज स्किल की जो सही तरतीब है वो आपको बताना है। तो क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अंग्रेज़ी में LSRW इस तरह से आप लोगों ने याद किया होगा। L यानी कि लिसनिंग स्किल जिसको आप कह सकते हैं समाअत, दूसरा है आपकी स्पीकिंग स्किल जिसको आप कह सकते हैं गोयाई, तीसरा है आपकी रीडिंग स्किल जिसको आप कह सकते हैं ख्वानदगी, और चौथी आपकी क्या है, एक सेकेंड, ख्वानदगी को पहले लिख लेते हैं, ख्वानदगी, और चौथी आपकी है राइटिंग स्किल यानी कि तहरीर। तो ये आपकी हैं जो स्किल हैं, चारों स्किल, उसका सही आपका क्रम है, सही तरतीब है। पहले पे समाअत, दूसरे पे गोयाई, तीसरे पे ख्वानदगी और चौथे पे तहरीर। तो अब आप ढूंढिए कौन सा वाला ऑप्शन इस क्रम में है, इस तरतीब में है। तो समाअत, गोयाई, ख्वानदगी, तहरीर, ये आपकी लैंग्वेज स्किल की सही तरतीब है। अब दोस्तों एक सवाल आपसे पूछ देता है कि जो चारों लैंग्वेज स्किल हैं उसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल यानी कि वसूल करने की महारत और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल यानी कि तख्लीकी महारत कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो आपका लिसनिंग स्किल और जो आपका रीडिंग स्किल है ये दोनों आपकी वसूल करने की महारत यानी कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल है, और आपका जो स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल है ये दोनों आपकी तख्लीकी महारत है यानी कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। ये बच्चा शुरू से ही वाकफियत रखता है। बच्चा शुरू से वाकफियत किस ज़बान से रखता है, कौमी, इलाकाई, मादरी या फिर सभी। तो बच्चा सबसे पहले मादरी ज़बान सीखता है। स्कूल आने से पहले ही बच्चे को मादरी ज़बान के बारे में जानकारी हासिल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चा शुरू से ही मादरी ज़बान से वाकफियत रखता है। अगला सवाल की बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, हर रोज़ ये होता है तमाशा मेरे आगे। ये शेर है। इस शेर में बाज़ीचा अतफ़ाल से शायर के मुराद क्या है। शेर जो है वो आपका मिर्ज़ा गालिब का है। बाज़ीचा अतफ़ाल का मतलब हो गया बच्चों का बगीचा। बच्चों के बगीचे को बाज़ीचा कहते हैं। अतफ़ाल मतलब बच्चे और बाज़ीचा मतलब बगीचा, ठीक है। बाज़ीचा अतफ़ाल यानी कि बच्चों का बगीचा। अगला सवाल कि बच्चों का अदब तख्लीक करने वालों को क्या करना चाहिए। बच्चों के सिर्फ इल्मियत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की इल्मी, अखलाकी और तहजीबी, अखलाकी और अदबी तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की अदबियत का ख्याल या फिर बच्चों की महज नफ्सियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए बच्चों का अदब आपको तख्लीक करना है तो बच्चों की इल्मी, अखलाकी, अदबी सलाहियत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आप नफ्सियात का भी ख्याल रखेंगे लेकिन महज यहाँ पे लफ्ज़ जो दिख रहा है ना ये आपका नेगेटिव है। सिर्फ आप नफ्सियात का नहीं बल्कि उनकी इल्मी, अखलाकी और अदबी तरबियत का भी ख्याल रखेंगे जब आप बच्चों के अदब की तख्लीक करेंगे। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों के अदब में इन खसूसियात का होना ज़रूरी है। चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है फ़लसफियाना बातें, मुश्किल अल्फाज और पेचीदा जुमले। अच्छा बताइए बच्चों के अदब में आप मुश्किल अल्फाज डालेंगे, पेचीदा जुमले डालेंगे, नहीं डालेंगे ना, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है खुशरंग तस्वीरें, पेचीदा जुमले, मुश्किल ज़बान, यहाँ पे भी पेचीदा आ गया।
इस ऑप्शन को भी गलत करो। तीसरा ऑप्शन है खुश रंग तस्वीरें, बिल्कुल डालेंगे बच्चों के अदब में। सादा जुमले होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सलीस ज़बान होनी चाहिए, तो यही तीसरा वाला जो ऑप्शन है, यही खुसूसियात होनी चाहिए बच्चों के अदब की। अगला सवाल है कि बच्चों को पढ़ाते उस्ताद को चाहिए कि एक ऐसा टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसे क्या करना चाहिए। क्या अपने घरेलू मामलात के बारे में सोचते रहना चाहिए, अपने ज़ाती मसाइल को हल करने के बारे में गौर व फिक्र करते रहे, या फिर इबारत में बताई हुई बातें ज़हन में रखकर अपने शागिर्दों को असबाक पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर शागिर्दों को महज असबाक की हद तक समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक ज़बान को पढ़ाने वाला या फिर बच्चों को पढ़ाने वाले एक टीचर को चाहिए कि वो इबारत में बताई हुई बातें ज़हन में रखते हुए अपने स्टूडेंट को सबक समझाने की पूरी कोशिश करे। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मुअल्लिम की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मुअल्लिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, तो महकमे औकाफ की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का बाकायदा इनेकाद करना, ये मीर मुअल्लिमीन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगला सवाल कि चंद लड़के दरख्त की ठंडी छांव में बैठे हैं। अब देखिए, चंद लड़के बैठे हैं, ठंडी छांव में दरख्त के बैठे हैं, इसमें आपको पाया जाने वाला ज़माना बताना है, कौन से टेंस में है। तो फ़िलहाल बैठे हैं ना, तो इसलिए ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है वो ज़माने हाल में है। दावत का मतलब रखने वाले लफ्ज़ का सही इमला, तो दावत आप ज़ियाफ़त को कहते हैं, ज़ियाफ़त आप ऐसे लिखेंगे, ज़ियाफ़त की आपकी सही जो स्पेलिंग होगी, मीनिंग होगी, ये होगी, ठीक है। तो ज़ियाफ़त आपका ये हो गया। तो ज़ियाफ़त कौन सा है, ऐसे लिखा, चौथा वाला ऑप्शन है। साबका से गैर मुज़य्यन लफ्ज़, साबका वो होता है जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़े, जैसे बद अखलाक, अखलाक के शुरू में बद है, साबका है। बेशरम, शर्म के शुरू में बे है, ये साबका है। ला ज़वाल, ज़वाल से शुरू में, ज़वाल से इब्तिदा में जो है वो आपका ला है, तो ला आपका साबका है। तो साबका से गैर मुज़य्यन, जिसमें साबका नहीं है, कौन है, बाजी हो गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। मजमून के हवाले से कुदरती मनाजिर और तारीख़ी यादगारें क्या करती हैं, इंसान में एहसासात और कैफियत को जन्म देती हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि बच्चों में ज़बान सीखने का अमल शुरू होता है, जब बच्चा स्कूल आता है तभी ज़बान सीखता है, या फिर दाखिले से कबल ही सीखने लगता है, दाखिला के बाद, स्कूल से खारिज होने के बाद, या फिर इम्तिहान में पास होने के बाद। देखिए, बच्चा जो है वो 5 या 6 साल की उम्र में ज़बान नहीं, बल्कि 5 या 6 साल की उम्र में वो स्कूल में एडमिशन लेता है, उससे पहले वो ज़बान सीख रहा होता है। वो अपनी मदर टंग को फिल्में वगैरह देख के हिंदी या अंग्रेज़ी को भी कुछ हद तक जान जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों में ज़बान सीखने का जो अमल है स्कूल में दाखिले से कबल ही शुरू हो जाता है। अगला सवाल कि देही बच्चों के बरअक्स शहरी बच्चों की ज़बान साफ़ होती है, क्यों। देहात में जो बच्चे रहते हैं और जो शहर में बच्चे रहते हैं, दोनों का कंपैरिजन करें तो शहर वाले बच्चे साफ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि शहर के बच्चों को ज़्यादा रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट मिलता है, समृद्ध भाषिक वातावरण मिलता है, खुशहाल लिसानी माहौल मिलता है, उन्हें ज़्यादा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। तो यही रीज़न है कि देहात के बच्चों के मुकाबले शहर के बच्चों की ज़बान साफ़ होती है, क्योंकि शहरी बच्चों को सुनने, पढ़ने, लिखने, याद करने, गौर व फिक्र करने के मुनासिब मौके मिलते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही। अगला सवाल कि अगर स्कूल में कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी हो तो क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। गलत बात है, लाइब्रेरी से पढ़ाई पर अच्छा असर पड़ता है, बुरा नहीं पड़ता है। बच्चों का वक्त ज़ाय होगा, पढ़ने में जो वक्त सर्फ होता है वो ज़ाय नहीं होता है। बच्चे तालीमी माहौल से लाइब्रेरी की वजह से दूर नहीं बल्कि करीब होंगे। तो लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या हुआ, बच्चों को अखबारात, रसायल और किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कद्र पैमाई यानी कि इवेल्युएशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, बच्चों में मुतवक्के आमोजिश का हुसूल
यानी बच्चे में जो एक्सपेक्टेड लर्निंग होती है उसको हम हासिल कर लेते हैं इवेल्युएशन के ज़रिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कौमी निसाब चौखट यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक टीचर को क्या करना चाहिए। निसाब को पढ़ाने में दिक्कत महसूस करते हैं टीचर, या फिर एनसीएफ के मुताबिक पूरा निसाब वक्त की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते, या फिर एनसीएफ के मुताबिक टीचर तहकीक, निसाबी तरतीब और निसाबी मवाद की तैयारी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो कौमी निसाब चौखट के यानी कि एनसीएफ के मुताबिक टीचर तहकीक, निसाबी तरतीब और निसाबी मवाद की तैयारी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों की अदब की तख्लीक के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि म्यारी ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की फितरत से आशना होना चाहिए। तवील मज़ामीन और दकीक अल्फाज का इस्तेमाल, या फिर अदब में मुबहम यानी कि छुपे हुए कंसेप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के अदब को हमें बनाना है तो हमें बच्चे का जो नेचर है उससे हमें पहले फेमिलियर होना चाहिए, उससे हमें जान पहचान होनी चाहिए। उसके बाद हमें बच्चों का अदब बनाने में आसानी होगी। तो बच्चों के अदब की तख्लीक के लिए बच्चों की फितरत से आशना होना चाहिए। अगला सवाल है कि खूबसूरत तहरीर के लिए क्या ज़रूरी है। तो उम्दा बयाज, क्या अच्छी डायरी ज़रूरी है? जी नहीं। अगला है खुश खत, रंगीन कलम, कलरफुल पेन ज़रूरी है अच्छी तहरीर के लिए? जी नहीं। रंगीन कलम चौथे वाले ऑप्शन में भी ये भी गलत हो गया। खुशखत तहरीर के लिए ज़रूरी है, खूबसूरत तहरीर के लिए ज़रूरी है खुशखत यानी कि अच्छी राइटिंग, सही इमला यानी कि करेक्ट स्पेलिंग और दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल यानी कि करेक्ट वर्ड का यूज़। तो खुशखत, सही इमला और दुरुस्त अल्फाज ये खूबसूरत तहरीर के लिए ज़रूरी हैं। अगला सवाल ये है कि इस्लाही तदरीस का अहम मकसद क्या है। तो इस्लाही तदरीस जो हम करते हैं, मान लीजिए रेमेडियल टीचिंग हम बच्चों की क्यों करते हैं, ताकि हम बच्चे की कमियों को दूर कर सकें। तो इस्लाही तदरीस का मकसद वही हो गया, इक्तिसाबी कमज़ोर तलबा को हम अहम तालीमी धारे में ला सकें। इस्लाही तदरीस का यही मकसद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कर्नाटक टेट में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के कुछ सवालों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालात पसंद आए होंगे। ये सवालात आपको सीटेट में भी बहुत मददगार साबित होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।